सो स्टार्ट करते हैं फ्यूल। अब फ्यूल जो होता है ना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है केमिकल फ्यूल और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूल। अब न्यूक्लियर फ्यूल के केस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होती है। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन होने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके पीछे रीजन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल बोलते हैं। लेकिन केमिकल फ्यूल की अगर हम बात करें तो केमिकल फ्यूल में क्या हो रहा होता है, केमिकल फ्यूल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। केमिकल रिएक्शन होता है उसके पीछे रीजन। तो जो केमिकल फ्यूल होते हैं, जो केमिकल फ्यूल होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। जो केमिकल फ्यूल होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। और ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है इनमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये है कार्बन। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कार्बन। अब क्योंकि ये जो केमिकल फ्यूल है ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तो देखिए सिंपल सी बात है ना, अगर केमिकल फ्यूल कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो कंबस्टिबल सब्सटेंस का कंबशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है रिएक्ट विद ऑक्सीजन। यानी कि जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, और सब्सटेंस जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। और ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमको देखने के लिए मिल रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, इसी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। सो आई होप केमिकल फ्यूल का ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये केमिकल फ्यूल का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें एक प्रोडक्ट देखने के लिए मिला और साथ में हीट रिलीज हुई। और ये जो चीज है, फ्यूल को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, इसी को हम कहते हैं कंबशन। और मैंने आपको यह भी बताया है क्योंकि ये जो केमिकल फ्यूल होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस है और इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कार्बन है। अब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि इस फ्यूल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कार्बन। तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ तो जो प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिलेगा और साथ में हीट रिलीज होगी। और इसी हीट को हम क्या करेंगे? अपने डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं, यानी कि मैं एक ऐसा फ्यूल ले रहा हूं जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन नहीं है, यानी कि मैं हाइड्रोजन को ऐसा फ्यूल ले रहा हूं, और हाइड्रोजन को जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा,
हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो प्रोडक्ट में हमें देखने के लिए मिलेगा वाटर प्लस हीट। ये जो हीट है इसको हम यूज करेंगे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, और ये जो वाटर है, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये भी हमारे लिए यूजफुल है। यहां पे आप देखेंगे जब हमने कंबस्टेबल सब्सटेंस लिया, यानी कि जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन था, और ऐसे सब्सटेंस को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिला, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है यहाँ पे। और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है तो यानी कि क्या हो रहा है? पॉल्यूशन। इसीलिए जो हमारे कंबस्टेबल सब्सटेंस है वो क्लीन फ्यूल नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है। बट अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? क्लीन फ्यूल बोलते हैं। हाइड्रोजन को हम क्लीन फ्यूल बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें वाटर प्लस हीट देखने के लिए मिलता है, और यहां पे कोई भी पॉल्यूटेंट्स का एमिशन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए हाइड्रोजन क्या है? क्लीन फ्यूल है। सो अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फ्यूल्स। अब केमिकल फ्यूल्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, एक क्लासिफिकेशन तो बहुत ही बेसिक है, दैट इज सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। बट एक क्लासिफिकेशन और है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। और ये वाली जो केमिकल फ्यूल की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस वाली जो क्लासिफिकेशन है केमिकल फ्यूल्स की, ये किस तरीके से होगी? प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल, and second one is secondary or derived fuel. सेकेंडरी और डिराइव फ्यूल। अब जो प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल है, इसको हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल, तीन पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल को। अब प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल बोलने का मतलब क्या है? यानी कि ये जो फ्यूल है ये नेचर में अवेलेबल है, प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल। जैसे अगर मैं प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल में ही सॉलिड फ्यूल की बात करूं, वुड, पीट, ये क्या है? सॉलिड फ्यूल है। वुड और पीट जो है ये सॉलिड फ्यूल है बट नेचुरल फ्यूल है, तो हम बोल सकते हैं सॉलिड नेचुरल फ्यूल है ये। ऐसे ही अगर मैं लिक्विड फ्यूल की बात करूं तो ये है क्रूड ऑयल। ऐसे अगर मैं गैसियस फ्यूल की बात करूं तो ये जो गैसियस फ्यूल है ये है नेचुरल गैस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल बोलने का मतलब क्या है। जो हमने बेसिक क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, किस स्टेट पे वो पर्टिकुलर फ्यूल देखने के लिए मिल रहा है। सॉलिड स्टेट में देखने के लिए मिल रहा है, लिक्विड स्टेट में देखने के लिए मिल रहा है, या गैसियस स्टेट में देखने के लिए मिल रहा है। उस बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल।
बट सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल जो है वो प्राइमरी फ्यूल भी हो सकता है या यानी कि नेचुरल फ्यूल भी हो सकता है और सेकेंडरी या फिर डिराइव फ्यूल भी हो सकता है। अब स्टेटमेंट अगर एग्जामिनर बनाए तो आपको ध्यान रखना है, मान लो एग्जामिनर बोले कि ये जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड फ्यूल, लिक्विड, मान लो मैं रिपीट करता हूं अपने स्टेटमेंट को, कि मान लो एग्जामिनर एक स्टेटमेंट बनाए और बोले कि जो गैसियस फ्यूल है वो सिर्फ नेचुरल फ्यूल के फॉर्म में ही हमको देखने के लिए मिलते हैं, या लिक्विड फ्यूल है वो हमको नेचुरल फ्यूल या प्राइमरी फ्यूल के फॉर्म में ही हमको देखने के लिए मिलते हैं, या सॉलिड फ्यूल हमको प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल की फॉर्म में ही हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट है। स्टेट ऑफ मैटर हमने डिस्कस किया था, स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है फ्यूल, या गैसियस स्टेट में, उस बेसिस पे हमने। लेकिन ये सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल, ये आपके तीनों ही, ये जो फ्यूल है सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल, ये आपके प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल भी हो सकते हैं, या फिर ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल है ये सेकेंडरी या डिराइव फ्यूल भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। सो आपको ये समझ में आ गया कि सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और जो गैसियस फ्यूल है ये नेचुरल फ्यूल हो सकते हैं। जैसे वुड पीट क्या है, सॉलिड फ्यूल है लेकिन नेचुरल फ्यूल है। जो क्रूड ऑयल है ये लिक्विड फ्यूल है लेकिन नेचुरल फ्यूल है। नेचुरल गैस गैसियस फ्यूल है लेकिन नेचुरल फ्यूल है। अब मैं सेकेंडरी या डिराइव फ्यूल की अगर मैं बात करूं, सो सेकेंडरी या डिराइव फ्यूल बोलने का मतलब क्या है? सेकेंडरी या डिराइव फ्यूल बोलने का मतलब ये है कि ये जो फ्यूल है ये आपको डायरेक्टली नेचर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो नेचुरल फ्यूल है वहां से डिराइव होकर के बनाए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सॉलिड फ्यूल की अगर मैं बात करूं, इसका एग्जांपल है कोल। जो कोल है ये आपको नेचुरली देखने के लिए नहीं मिलता है। ये क्या है? जो आपका प्राइमरी फ्यूल है वहां से डिराइव होकर के बना है। तो कोल क्या है? आपका सॉलिड फ्यूल है लेकिन ये प्राइमरी फ्यूल नहीं है। ये क्या है? सेकेंडरी फ्यूल है या डिराइव फ्यूल है। चारकोल, कोक, ये सारे क्या है? सॉलिड फ्यूल है बट सेकेंडरी फ्यूल या डिराइव फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, तार, डीजल, ये क्या है? लिक्विड फ्यूल है। पेट्रोल क्या है? आपका लिक्विड फ्यूल है। डीजल क्या है? आपका लिक्विड फ्यूल है। बट ये जो लिक्विड फ्यूल है, लेकिन ये क्या प्राइमरी फ्यूल है? क्या पेट्रोल, तार, डीजल क्या प्राइमरी फ्यूल है? नहीं। पेट्रोल, तार, डीजल लिक्विड फ्यूल तो है बट सेकेंडरी या फिर डिराइव फ्यूल है। थर्ड इज गैसियस फ्यूल। सो आपका जो गैसियस फ्यूल है इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं, आपका ऑयल गैस हो गया, कोल गैस हो गया। ये क्या है? ये गैसियस फ्यूल है लेकिन ये डिराइव फ्यूल है यानी कि सेकेंडरी फ्यूल है। सो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल ये आपके प्राइमरी फ्यूल भी हो सकते हैं और सेकेंडरी फ्यूल भी हो सकते हैं। बट एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा, जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर फ्यूल है ये सेकेंडरी फ्यूल है या डिराइव फ्यूल है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, वुड और पीट। वुड और पीट क्या है? आपका सॉलिड फ्यूल है लेकिन ये प्राइमरी फ्यूल है। जो क्रूड ऑयल है ये क्या है? लिक्विड फ्यूल है लेकिन प्राइमरी फ्यूल है। गैसियस फ्यूल, अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं, गैसियस फ्यूल है लेकिन प्राइमरी फ्यूल है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कोल, चारकोल, कोक की, ये क्या है? सॉलिड फ्यूल है लेकिन सेकेंडरी या डिराइव फ्यूल है। पेट्रोल, तार, डीजल ये लिक्विड फ्यूल है लेकिन सेकेंडरी या डिराइव फ्यूल है। गैसियस फ्यूल, ऑयल गैस, कोल गैस, ये क्या है? गैसियस फ्यूल है लेकिन सेकेंडरी या डिराइव फ्यूल है। सो अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूल कैसा होना चाहिए। फ्यूल कैसा होना चाहिए? इकोनॉमिक होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, ऐश कंपोनेंट उसमें कम होनी चाहिए,
ये सारी बातें तो बहुत ज़्यादा बेसिक है और ये आपको पता भी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है जो फ्यूल है उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। अब जब भी मैं बात करता हूं किसकी कैलोरीफिक वैल्यू की, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड। कि जो फ्यूल है उसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा। अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू लो है तो उसमें लेस अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा, और अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई है तो उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड करती है कि कितना हीट वो पर्टिकुलर फ्यूल लिबरेट करेगा। तो हमें तो ज्यादा हीट चाहिए ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब कंबशन होगा तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा और साथ में हीट लिबरेट होगी। तो जितनी ज्यादा हीट लिबरेट होगी उतनी ही ज्यादा हीट को हम अपने डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज कर पाएंगे। सो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि वो जो फ्यूल है वो ज्यादा हीट लिबरेट करे, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड इज मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर का मतलब यह होता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बिगिन टू बर्न। मिनिमम टेम्परेचर एट विच substance begins to burn। substance begin to burn, इसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। और ये जो इग्निशन टेम्परेचर है ये कैसा होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए। सो आई होप ये जो दो कंसेप्ट है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, ये आपको समझ में आगे होंगे। हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलने का मतलब क्या है? ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी उतनी ही ज्यादा उस पर्टिकुलर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी। और इग्निशन टेम्परेचर क्या है? इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे कोई भी सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। और ये इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो अब हम बात करेंगे रैंकिंग ऑफ कोल। रैंकिंग ऑफ कोल की अगर हम बात करें सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे हमें देखने के लिए मिलता है वुड। अब वुड में जो कार्बन परसेंट होता है वो होता है 50%। और जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये हमें देखने के लिए मिलती है 4000 टू 4500 किलो कैलोरी पर केजी। नेक्स्ट आता है पीट। अब जो पीट होता है इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो होता है 57%। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 4125 से 5400। नेक्स्ट आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, सबसे पहले तो हम कार्बन परसेंटेज की बात कर लेते हैं, 67%। और लिग्नाइट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये होती है 6500 से 7100।
नेक्स्ट आता है सब बिटुमिनस। सब बिटुमिनस, इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 77% होता है और जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये होती है 7000 से 7500। बिटुमिनस, अब बिटुमिनस की अगर मैं बात करूं, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन परसेंटेज होता है वो 83% होता है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये होती है 8000 टू 8500। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेमी बिटुमिनस। सेमी बिटुमिनस, इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो होता है 90% और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये होती है 8300 टू 8500। नेक्स्ट आता है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में जो कार्बन परसेंटेज होता है ये 93% होता है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये होती है 8600 से 8700। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो सबसे बेस्ट कोल आपका एंथ्रासाइड देखने के लिए मिलता है क्योंकि इसमें जो कार्बन परसेंट होता है वो 93% होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होगी और जितनी ज़्यादा हीट लिबरेट होगी उतना ही हम उस पर्टिकुलर हीट को यूज़ कर पाएंगे अपने डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। सो अब हम बात करेंगे फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट की। फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। अब फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्या होता है इसका कंसेप्ट हमें समझना है। अब कोई भी फ्यूल होता है, जब कोई भी फ्यूल बर्न करेगा तो ये जो फ्यूल है ये फायर के कांटेक्ट में आएगा। ये जो फ्यूल है ये फायर के कांटेक्ट में आएगा। अब जब फ्यूल फायर के कांटेक्ट में आएगा तो वो टेम्परेचर जिस पे फ्यूल के वेपर इग्नाइट होंगे, अ टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ फ्यूल विल इग्नाइट, a temperature at which vapor of fuel ignite vapor of fuel ignite in the form of फ्लैश। आप बोल सकते हो 5 सेकंड के लिए। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? फ्लैश पॉइंट बोलेंगे। फ्लैश पॉइंट क्या है? वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे फ्यूल का वेपर जो है वो इग्नाइट हुआ इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैश पॉइंट। और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे वेपर ऑफ फ्यूल इग्नाइट हुआ फॉर लॉन्ग टाइम, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलेंगे फायर पॉइंट। आई होप आपको ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, फ्लैश पॉइंट क्या होता है और फायर पॉइंट क्या होता है। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, अब कुछ और कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे अभी। हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। जब भी फ्यूल के
यूनिट मास पर वॉल्यूम ऑफ फ्यूल, हमने क्या लिया? यूनिट मास पर वॉल्यूम ऑफ फ्यूल लिया है। और ये जो यूनिट मास पर वॉल्यूम ऑफ फ्यूल है, इसको जब हम बर्न करते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ कंबशन साथ में हीट लिबरेट होगी। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है, ये जो प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है जब हमने यूनिट मास पर वॉल्यूम ऑफ फ्यूल को बर्न किया और हमें एक प्रोडक्ट ऑफ कंबशन देखने के लिए मिला और साथ में हीट लिबरेट हुई। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हीट अगर ज़्यादा लिबरेट हुई है तो उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, लेकिन अगर ये जो हमें प्रोडक्ट बना है इसके बेसिस पे हमें बताना है कि जो यूनिट मास पर वॉल्यूम ऑफ फ्यूल है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है या नहीं है, तो आप ये चेक कीजिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आपको देखने के लिए मिला है, क्या ये रूम टेम्परेचर पे कूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये रूम टेम्परेचर पे कूल हो जाता है, ये रूम टेम्परेचर पे अगर ठंडा हो जाता है, तो यानी कि इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। आई होप हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट मास पर वॉल्यूम ऑफ फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं और हमें क्या देखने के लिए मिलता है? प्रोडक्ट ऑफ कंबशन देखने के लिए मिलता है और साथ में हीट लिबरेट होती है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो हमें देखने के लिए मिला है ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। सेकेंड कंसेप्ट है लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसमें क्या है? यूनिट मास पर वॉल्यूम ऑफ फ्यूल, यूनिट मास पर वॉल्यूम ऑफ फ्यूल को क्या किया गया है? बर्न किया गया है और क्या देखने के लिए मिला है? प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। और साथ में हीट लिबरेट हुई है। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है, अगर ये एस्केप हो जाता है, ये अगर एस्केप हो जाता है तो यानी कि लोअर या नेट कैलोरीफिक वैल्यू है। इसको हम बोलेंगे लोअर या नेट कैलोरीफिक वैल्यू। अगर प्रोडक्ट ऑफ कंबशन रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाता है, यानी कि आपको रूम टेम्परेचर पे वो जो प्रोडक्ट बना है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है, तो यानी कि हायर या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑफ कंबशन रूम टेम्परेचर पे एस्केप हो जाता है, यानी कि आपको अब वो प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर पे देखने के लिए नहीं मिल रहा, क्यों? बिकॉज वो रूम टेम्परेचर पे एस्केप हो गया है वो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, तो यानी कि लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, LCV लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अब हम एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल का मतलब क्या होता है?
remains of ancient plants and animals. Remains of ancient plants and animals. अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनमें मेनली हाइड्रोकार्बन्स देखने के लिए मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रोजन एटम्स, एंड कार्बन का मतलब है कार्बन एटम्स। ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इनमें मेनली हाइड्रोकार्बन्स देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। एग्जाम्पल क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। सो आई होप आपको फॉसिल फ्यूल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा। सवाल क्या है कि वाई वी आर डिस्कसिंग फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? हमारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस है फॉसिल फ्यूल्स की? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इंडिया के अंदर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो कोल के थ्रू होती है। यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें जब कोल बर्न होता है तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है आज के टाइम पे भी। सो आई होप आपको ये तो पता चल गया होगा फॉसिल फ्यूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हम फॉसिल फ्यूल्स को क्यों यूज करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को हम क्यों यूज करते हैं। अब जैसे कोल का एग्जांपल लेते हैं। अब कोल है, अब इस कोल को हमने क्या किया, इसको बर्न किया। इस कोल को हमने क्या किया, बर्न इन पावर प्लांट। अब जब ये कोल बर्न होगा पावर प्लांट में तो होगा क्या, हीट रिलीज होगी। जब ये कोल बर्न होगा पावर प्लांट में तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी। अब हीट रिलीज होने से क्या होगा, अब हीट रिलीज हुई है तो क्या होगा, हॉट स्टीम, या तो हॉट स्टीम देखने के लिए मिलेगी या फिर हॉट गैस देखने के लिए मिलेगी। और ये जो हॉट स्टीम या हॉट गैस है ये जनरेटेड ड्राइव्स अ टरबाइन। यानी कि ये जो हॉट स्टीम या हॉट गैस जनरेट हुई है इससे क्या होगा, जो टरबाइन है वो ड्राइव होगी, ड्राइव्स अ टरबाइन। और जब ये जो टरबाइन है ये ड्राइव होगी तो इससे क्या होगा, जनरेटर ड्राइव होगा। और जब जनरेटर ड्राइव होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो आई होप आपको इंपॉर्टेंस फॉसिल फ्यूल्स की समझ में आई होगी, फॉसिल फ्यूल्स का रेलेवेंस समझ में आया होगा। सो अब हम क्या करेंगे, हम कोल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे
और फिर नेचुरल गैस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोल ये कैसे बना, जो कोल है वो कैसे बना है। आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसकी मूवमेंट्स हुई हैं। अब ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट अब जब अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट हो रही थी तो क्या हुआ, प्लांट के जो रिमेन्स थे वो लैंड या फिर आप बोले मड, सैंड बोले आप, इनकी जो लेयर है इनमें जाकर के बरीड हो गए। यानी कि क्या हुआ, प्लांट रिमेन्स were deeply buried under layers of sand and mud। तो ये जो प्लांट रिमेन्स थे ये सैंड और जो मड है इनकी जो लेयर्स हैं यहां पे जाकर के ये बरीड हो गए। इससे क्या हुआ, ये जो पोर्शन है पूरा ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कोल में। और आपका जो कोल है इसमें क्या है, एक तो कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा सल्फर है, आयरन है। इस तरीके से जो कार्बन है ये कितना है, 50% आप मान सकते हैं, मोर देन 50% ही है वैसे तो, आप 50% कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है आपका कोल जिसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, आयरन है। और ये जो कोल बना है ये प्लांट रिमेन जब लेयर्स ऑफ सैंड एंड मड में जाके बरी हुए तो सिर्फ इसी से ही सीधा कोल बन गया, ऐसा नहीं है। ये जो प्लांट रिमेन्स हैं जब ये लेयर्स ऑफ सैंड एंड मड में जाकर के बरी हुए और इनके ऊपर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगा, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तब जाके ये पूरे के पूरे ये जो प्लांट रिमेन्स है ये कन्वर्ट हुए किसमें, कोल में। यानी कि प्लांट रिमेन जब मड और सैंड की लेयर्स में जाकर के बरी हुए तो इनके ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लगा, फिर ये कन्वर्ट हुए किसमें, कोल में। और आपका जो कोल होता है उसमें 50% कार्बन होता है और बाकी जो पोर्शन होता है उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। आई होप आपको कोल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड सवाल ये आता है कि ये जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये बने कैसे। एंशिएंट मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांक्टन, एल्गे, ये जब डेड हो गए सैंक एट द बॉटम ऑफ द सी, जो सी का बॉटम है वहां पे जाकर के ये सैंक हो गए। और फिर क्या हुआ, जब ये बॉटम ऑफ द सी पे जाकर के सैंक हो गए
तो ये बरीड हो गए अंडर सेडिमेंट्री रॉक। और ये काफी लंबे समय तक ये बरीड रहे अंडर सेडिमेंट्री रॉक। फिर क्या हुआ, इन पे पड़ा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, फिर ये बने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैसे बने। जब एंशिएंट मैरीन ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांक्टन एंड एल्गे जब डेड हुए तो ये बॉटम ऑफ द सी पे जाकर के सैंक हो गए और उसके बाद ये सेडिमेंट्री रॉक के अंडर में बड़े हो गए। काफ़ी लंबे समय तक ये बरीड रहे और फिर इनके ऊपर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पड़ा तो फिर ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। आई होप इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, जो पेट्रोलियम है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। पेट्रोलियम क्या है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर किसका है? मेनली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? जो कार्बन एटम्स है वो ज्वाइंट है स्टेट चेन में। स्टेट चेन में कार्बन एटम ज्वाइंट है, या तो स्टेट चेन में कार्बन एटम ज्वाइंट है या फिर ब्रांच चेन में ज्वाइन है, या फिर हम बोल सकते हैं ये नॉन एरोमेटिक रिंग्स। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है इनमें आपको या तो स्टेट चेन देखने के लिए मिलेगी या ब्रांच चेन देखने के लिए मिलेगी, लेकिन एरोमेटिक रिंग्स तो नहीं देखने के लिए मिलेगी, इतना श्योर है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जहां पे बेंजीन रिंग देखने के लिए मिलती है। या तो एक बेंजीन रिंग्स देखने के लिए मिलेगी या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग देखने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन एग्जाम्पल हो ही सकता है बेंजीन रिंग। बेंजीन में तो बेंजीन रिंग कितनी बेंजीन रिंग? एक बेंजीन रिंग देखने के लिए मिलेगी। टॉलीन की अगर मैं बात करूं तो जो टॉलीन है इसमें भी एक ही बेंजीन रिंग देखने के लिए मिलती है। जो टॉलीन है इसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। नेप्थलीन की अगर मैं बात करूं जो टॉलीन है इसमें भी एक ही बेंजीन रिंग देखने के लिए मिलती है, बट जो नेप्थलीन है इसमें आपको दो बेंजीन रिंग देखने के लिए मिल जाएगी। सो पेट्रोलियम क्या है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया।
ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब पेट्रोलियम में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में जो हाइड्रोकार्बन्स है हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अब पेट्रोलियम में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर पेट्रोलियम को सेपरेट करना है, नहीं सॉरी, मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा ठीक करता हूं। हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड इन सेवरल पार्ट्स। पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड इन सेवरल पार्ट्स, और इन सेवरल पार्ट्स को हम बोल सकते हैं फ्रैक्शंस। पेट्रोलियम सेवरल पार्ट्स में क्यों सेपरेट हो सकते हैं? बिकॉज जो हाइड्रोकार्बन है पेट्रोलियम में उनके पास डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स अगर है पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम में जो हाइड्रोकार्बन्स है उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है। अब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है तो इसका मतलब क्या हुआ? हम पेट्रोलियम को सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शंस में। और पेट्रोलियम को हम यहां पे कैसे सेपरेट करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब सेवरल पार्ट्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है तो उसके सेपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसीलिए यूज किया जा रहा है बिकॉज पेट्रोलियम को सेवरल पार्ट्स में सेपरेट किया जा सकता है। सेवरल पार्ट्स में क्यों सेपरेट किया जा सकता है? क्योंकि पेट्रोलियम में जो हाइड्रोकार्बन्स है उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है। अब यहां पे फ्रैक्शन का मतलब भी समझ ही लेते हैं। यहां पे फ्रैक्शन का मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स mixture of hydrocarbons with smaller differences in their boiling point. इसीलिए यहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम यूज कर रहे हैं, और आपके नोट्स में भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टर्म जो है वो मैंने यूज करी है। सो हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स बोलने का मतलब ये है कि पेट्रोलियम को, क्योंकि पेट्रोलियम में जो हाइड्रोकार्बन है उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ पेट्रोलियम को हम सेवरल पार्ट्स में या फ्रैक्शंस में सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शंस में सेपरेट करने का मतलब क्या है कि ये जो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है इनमें इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस तो है बट स्मॉलर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, स्मॉलर डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट है। इसीलिए हमने जो मेथड यूज किया है वो क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब पेट्रोलियम का अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डीजल मिलेगा। पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करेंगे तो हमें डीजल मिलेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। गैसोहोल, ये क्या होता है? गैसोहोल का मतलब ये होता है, ये मिक्सचर होता है बेसिकली पेट्रोल का और अल्कोहल का। यहां पे इनकी परसेंटेज पे ध्यान देना, सारा खेल यहां पे परसेंटेज का है। ये जो गैसोहोल है यहां पे अल्कोहल जो यूज किया गया है ये किया गया 90%, यानी कि यहां पे 90% गैसोहोल में 90% अल्कोहल है
और 10% पेट्रोल है। अब ये जो 90% अल्कोहल आया, ये कहां से आया? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से एक्सट्रैक्ट किया गया। और ये जो गैसोहोल है, आपको पता चल गया गैसोहोल में 10% पेट्रोल है और 90% अल्कोहल है। ये जो गैसोहोल है, गैसोहोल को हम ऐसा यूज कर सकते हैं, फ्यूल, ऐसा फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, ऐसा फ्यूल इन व्हीकल्स हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्या फायदा होगा अगर हम गैसोहोल को ऐसा फ्यूल यूज करते हैं? फायदा ये होगा कि देखो, इसमें 10% पेट्रोल है और 90% अल्कोहल है, जो कि शुगर केन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो यहां पे जो पॉल्यूटेंट रिलीज होंगे ये काफी कम होंगे। जो पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये काफी कम रिलीज होंगे। सो ये तो हमने डिस्कस कर लिया पेट्रोलियम के बारे में, और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो सारे अभी हमने डिस्कस करे हैं। अब हम थोड़ा नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं कि नेचुरल गैस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये गैसियस मिक्सचर है। हाइड्रोकार्बन्स इसमें भी देखने के लिए मिलते हैं और मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी क्या है? आपका कंप्रेस नेचुरल गैस। अब ये जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? मीथेन गैस। मीथेन गैस आपको 80 से 90% मीथेन गैस देखने के लिए मिलेगी, 80 to 90%। ये जो कंप्रेस नेचुरल गैस है ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, और काफी लाइट होती है ये। सो कंप्रेस नेचुरल गैस जो है ये मीथेन गैस है। 80 to 90% इसमें मीथेन होती है कंप्रेस नेचुरल गैस में। और ये कैसी गैस है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और काफी लाइट गैस है ये। कंप्रेस नेचुरल गैस बर्न्स एट मोर टेम्परेचर। कंप्रेस नेचुरल गैस जो है वो काफी ज्यादा टेम्परेचर पे बर्न होती है अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल एंड डीजल। सो कंप्रेस नेचुरल गैस जो है ये, अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल एंड डीजल से, तो ये ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होती है? बर्न होती है। अब कंप्रेस नेचुरल गैस हम यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए, मीथेन गैस भी तो 80 to 90% है इसमें, लेकिन कंप्रेस नेचुरल गैस अगर हम यूज करते हैं तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं, कौन से पॉल्यूटेंट्स, ये भी ध्यान में रखना है। कौन से पॉल्यूटेंट्स? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, ये जो पॉल्यूटेंट्स है ये कम रिलीज होते हैं अगर हम कंप्रेस नेचुरल गैस यूज करते हैं तो। सो आई होप आपको कंप्रेस नेचुरल गैस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपने एक गैस का नाम सुना होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो आपका सिलेंडर होता है। एलपीजी ये क्या होता है, इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए। वैसे एलपीजी का जो कंसेप्ट है, ये मैटर इन आर सराउंडिंग वाला जो लेक्चर मैंने लिया था, उसमें मैंने आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में बताया था, एलपीजी के बारे में वहां पे मैंने डिस्कशन करा था। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में हम यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। अब ये जो एलपीजी है ये हमें प्राप्त कैसे हुई? नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया,
नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें एलपीजी प्राप्त हुई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्राप्त हुई। एलपीजी क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये भी। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इन लिक्विफाइड फॉर्म। ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये किसका मिक्सचर है? ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जैसे प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, लिक्विफाइड फॉर्म में, दैट इज एलपीजी। और ये जो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन इन लिक्विफाइड फॉर्म, ये लिक्विफाइड फॉर्म में कैसे आए? एक्सटर्नल हाई प्रेशर दिया गया। अगर हम किसी भी गैस को एक्सटर्नल हाई प्रेशर देते हैं, जो गैस होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो पार्टिकल थोड़े पास पास आ जाते हैं और ये गैस जो है वो लिक्विफाइड हो जाती है। इसीलिए बोला गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक तो आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल हाई प्रेशर दिया गया, कि कैसे मिली है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। एलपीजी का अगर ये पूछे कि एलपीजी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यानी कि मतलब कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर है बेसिकली, तो पर्टिकुलरली अगर पूछे तो क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन इन लिक्विफाइड फॉर्म। ठीक है, लिक्विफाइड फॉर्म में क्यों है? बिकॉज एक्सटर्नल हाई प्रेशर दिया गया है। किसका मिक्सचर है? हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। सो आई होप आपको एलपीजी का कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अब हम बात करेंगे बायोगैस के बारे में। अब बायोगैस की अगर हम बात करें तो बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है? जो बायोगैस है ये प्रोड्यूस होती है प्रोड्यूस बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन। और एनारोबिक डिकम्पोजिशन किसका? बायोलॉजिकल मैटर का। सो बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है? एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मैटर। और ये बायोलॉजिकल मैटर क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर, जिसको आप बायोमास भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली कंसेप्ट क्या है? जो बायोमास है, इसका जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है हमें बायोगैस देखने के लिए मिलती है। जब बायोमास का एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो हमें बायोगैस मिलती है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो रखा जाता है, ये रखा जाती है 34 टू 38 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये होता है 34 टू 38 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 48 डिग्री सेल्सियस। सो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि जो बायोमास है, बायोमास का जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो बायोगैस मिलती है। और बायोगैस की कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी गैसेस देखने के लिए मिलती है बायोगैस में, एक तो मीथेन है,
मेन गैस तो मीथेन ही है 55%। इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन नहीं है, इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 35%, फिर वाटर सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 7 to 8%, फिर नाइट्रोजन 2 to 3%, फिर H2S 0 to 3% और ऑक्सीजन 0 to 2%। सो बायोमास का जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो बायोगैस देखने के लिए मिलती है और टेम्परेचर 34 to 48 डिग्री सेल्सियस। और ये जो बायोगैस मिली है इसका कंपोजिशन क्या है, मीथेन 55%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, हाइड्रोजन 7 to 8%, नाइट्रोजन 2 to 3%, H2S 0 to 3% एंड ऑक्सीजन 0 to 2%। ये पूरा कंपोजिशन है बायोगैस का। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो मान लो आपने ये समझ लिया कि बायोमास का एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो बायोगैस मिलती है और ये इसका कंपोजिशन है। अब मान लो एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट आ जाए कि जो बायोगैस है, जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास, और 2 वर्ड और ऐड कर दे और साथ में लिख दे 2 स्टेप प्रोसेस। यानी कि स्टेटमेंट लिखी हुई एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन 2 स्टेप प्रोसेस। अब ये अगर 2 वर्ड लिखे आगे 2 स्टेप प्रोसेस, ये जो 2-3 वर्ड है लास्ट के, तो फिर आपने अगर ये पढ़ा है बायोमास का एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, फिर बायोगैस हमें मिलती है, बायोमास के एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बायोगैस मिलती है, और 2-3 वर्ड और एक्स्ट्रा जोड़ दिए इन अ 2 स्टेप प्रोसेस या इन अ 3 स्टेप प्रोसेस या इन अ सिंगल प्रोसेस, इन अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये कंसेप्ट पता होकर के भी आप उस स्टेटमेंट को कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बायोमास का एनारोबिक डिकम्पोजिशन होकर के जो बायोगैस मिली है, इसके पीछे 3 स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप है? 3 स्टेप प्रोसेस है। सो एनारोबिक डिकम्पोजिशन जो हो रहा है बायोमास का, ये कितने स्टेप प्रोसेस में हो रहा है? ये 3 स्टेप प्रोसेस में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या है? जो कॉम्प्लेक्स बायोमास है, जो कॉम्प्लेक्स बायोमास है ये डिकम्पोज होता है। कॉम्प्लेक्स बायोमास डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स बायोमास को डिकम्पोज करता है तो ब्यूट्रिक एसिड बनता है, या तो ब्यूट्रिक एसिड बनेगा या प्रोपाइनिक एसिड बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा। सेकेंड स्टेप क्या है? अब ये जो स्टेप 1 में ब्यूट्रिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड या लैक्टिक एसिड बना है, या लैक्टिक एसिड बना है,
ब्यूट्रिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड या लैक्टिक एसिड जो बना है फर्स्ट स्टेप में, इसके ऊपर एक्टोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करेगा। जब एक्टोजेनिक बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्ट करेगा इन एसिड के ऊपर, तो यहां पे बनेगा एसिटिक एसिड। ये सेकंड स्टेप में हो रहा है। सेकंड स्टेप में एसिटिक एसिड बना प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में होगा एसिटिक एसिड प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके ऊपर कौन सा बैक्टीरिया एक्ट करेगा? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। और ये यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां पे क्या बनेगा? मीथेन बनेगा, मीथेन गैस। जब एसिटिक एसिड प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये बनेगा मीथेन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, हमने ये पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया, जो बायोगैस का पूरा कंसेप्ट हमने समझ लिया कि बायोमास का एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो बायोगैस बनती है, और इसमें मीथेन गैस मेनली देखने के लिए मिलती है हमें बायोगैस, जो बायोगैस में। वैसे मैंने आपको कंपोजिशन बता दी है, जो बायोगैस की पूरी कंपोजिशन क्या होती है। मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, H2S होता है, ऑक्सीजन होता है, बट मेनली मीथेन ही होती है 55%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 35% होती है, हाइड्रोजन 7 to 8% होती है, जो नाइट्रोजन होती है वो 2 to 3% होती है, H2S जो होता है वो 0 से 3% होता है, और ऑक्सीजन 0 से 2% होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये बायोगैस का यूज क्या है। ठीक है, बायोगैस का कंसेप्ट तो समझ में आ गया, इसका यूज क्या है? बायोगैस को हम कहां यूज कर सकते हैं? जो बायोगैस है, जो बायोगैस है इसको हम कुकिंग में यूज कर सकते हैं। इसको कुकिंग में हम इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज जब ये बायोगैस बर्न होती है तो ये ब्लू फ्लेम में बर्न होती है। इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम और स्मोक इतना ज्यादा नहीं निकलता है। एक तो हम इसको कुकिंग में यूज कर सकते हैं बिकॉज इट बर्न्स विदाउट स्मोक विद ब्लू फ्लेम। सेकंड, ये जो बायोगैस है इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। ये जो बायोगैस है इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, और क्योंकि इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि कितनी है इसकी वैल्यू? 1200 कैलोरी पर मीटर क्यूब। इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। अब हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलने का मतलब क्या है? ये ज्यादा हीट लिबरेट करेगी। ज्यादा हीट लिबरेट करेगी तो हम इसको ज्यादा हीट को हम यूज कर पाएंगे, है ना। और तीसरा ये है कि ये जो बायोगैस है ये काफी इकोनॉमिक है। ये यूजेस है बायोगैस के। सो आई होप आपको बायोगैस का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।